मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे फ़ख्र कराची, फ़ख्र पाकिस्तान जनाब ज़फ़र अब्बास साहब के, जिन्होंने आज हमारी रिक्वेस्ट पे टाइम निकाला और ये CSS कॉर्नर के इनिशियल डोनर्स में से हैं, हमारे साथी हैं। और जब भी हम इनसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं ये हमेशा हमें लब्बैक भी कहते हैं और इनके कामों में हम सराहते भी रहते हैं इनको। इनके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब इन्होंने इनकी पूरी जर्नी आज आपको बताएंगे, लेकिन जो हम इनको फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इन्होंने चैरिटी को, सोशल वर्क को बिल्कुल ही डिफरेंट एक कलर दिया। वो इस तरह से दिया कि इन्होंने उसके अंदर एक अंसर जो कि इज़्ज़त का और इज़्ज़त नफ्स का होता है उसको भी मरूम खातिर रखा। और ये भी बात जहन में नए आइडियाज़ दिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर लग्जरी हो तो बहुत लो क्वालिटी, अगर चैरिटी हो तो बहुत लो क्वालिटी हो। उन्होंने चैरिटी भी की और बड़ी लग्जरियस चैरिटी की। हमने ख़ुद विटनेस किया कि इनकी जो सहरी होती है, जो अफ्तारी होती है, उसमें बेहतरीन किस्म के 5 स्टार होटल के खाने हैं। कभी कोई शतरमुर्ग आ रहा है, कभी कोई चीज़ें आ रही हैं, और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हर कोई इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करे। तो उसको ये लेके चलें और नए प्रोजेक्ट्स जो ये लेके आ रहे हैं, जिसमें सेंटर में इन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। 3 डायलिसिस सेंटर अभी आप लोग पढ़ेंगे जब अपना, कुछ लोग हेल्थ के भी होंगे यहाँ पे, उनको पता है कि डायलिसिस इज़ वन ऑफ द वेरी पेन प्रोसीजर किसी भी पेशेंट के लिए। उसका अपना प्रोसीजर ही इतना तकलीफ दे है, उसके बाद उसके ऊपर जो पैसों का ख़र्चा है वो अलग है। तो इन्होंने कम से कम वो जो पैसों के ख़र्चे वाली फ़िक्र थी उसकी वो ख़त्म कर दी। और सेंट्रल में ही इनके 3 सेंटर्स चल रहे हैं और पूरे कराची में गालिबन 12 सेंटर्स इनके अभी तक खुल चुके हैं। इनका टारगेट 50 का है। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे स्कूलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ये हैं कि अगर कोई पीला स्कूल है तो उधर का बच्चा शायद किसी ऑक्सफर्ड के, किसी कैम्ब्रिज के बच्चे से मुकाबला ना कर सके। तो हमारे साथ एक इनका MOU हुआ जिसके अंदर इन्होंने एक स्कूल को अडॉप्ट किया और मुझे खुशी होती है कहते हुए कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बन चुका है। अभी मैंने इनसे भी एक रिक्वेस्ट की कि मेरे पास सिफारिशें लोग ऐसी कर रहे हैं जो अपने प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल के इनके स्कूलों में भेज रहे हैं और पता नहीं कितनी इनके पास सिफारिशें आ रही होंगी। तो स्टेट ऑफ द आर्ट वो कर दिया। एक इन्होंने ट्रांसपोर्ट सर्विस निकाली जिसके थ्रू जितने लोग हैं जो अपना ट्रैवल करते हैं, आजकल के ज़माने में 8 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम ट्रैवल कॉस्ट है अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, तो वो इन्होंने फ्री की। उसके साथ साथ आपके करीब में यहाँ पे एक मॉर्चरी बना रहे हैं जो कि स्टेट ऑफ आर्ट मॉर्चरी है। हमने खुद देखा है कि आजकल के क्या प्रोसीजर्स हैं कि वहीं पे एक और मॉर्चरी है जिसका भी बड़ी खिदमात हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बड़ा एक मीडियोकर सा एक उसका सिस्टम है। उसके अंदर जाते हैं, कोई जो साइंटिफिकली हो सकती चीज़ें वो नहीं होती हैं, तो उसमें देख के दुख होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉक्स सिस्टम लेके आए, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉर्चरी जो कि होनी चाहिए उसको हिसाब से किया। एक फ्री IT सेंटर हमारे साथ भी ऑलरेडी खोल चुके हैं तैमूरिया लाइब्रेरी के पास, जहाँ पे हज़ारों बच्चे, हो सकता है आपने में से भी किसी ने क्लासेस ली हों, हज़ारों बच्चे वहाँ पे IT की ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने आप को खुद कफील बना रहे हैं घर बैठे हुए। सेकेंडली, गवर्नर साहब के साथ मिलके इनके बड़े इनिशिएटिव्स हैं, जहाँ पे गवर्नर हाउस में आप देख रहे होंगे कि एक बेहतरीन किस्म का अभी चल रहा है जिसके अंदर टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर IT की ट्रेनिंग की जा रही है। तो उसके ब्रेन चाइल्ड भी यही हैं और उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। राशन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने खुद देखा है, हमारे DCs दोस्त हैं इंटीरियर के, वो इनका नाम लेते थे, मैं बिल्कुल सही आपको बात बता रहा हूँ, उनको किसी का पूछते थे तो वो बताते कि जी ज़फ़र अब्बास साहब हैं जो कि उन्होंने बड़ा काम किया है, उनकी चीज़ें हमारे पास हैं। तो बहुत सारी खिदमात हैं और ये हम इनके लिए नए ख्वाहिशात भी देते हैं कि ये अल्लाह करे और इसी तरीके से काम करें और तरक्की करें और लोगों के अंदर जो शऊर ये पैदा करते हैं। मैंने इनको बहुत मुश्किल टॉपिक्स पे बात करते हुए देखा है जिसके ऊपर यूजुअली लोग करते हुए कतराते हैं, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर बात करते हुए देखा है। तो इनकी हम हिफाजत की भी दुआ करेंगे और हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि इनके काम में और बरकत दे और ये ऐसे ही सवाब कमाएँ। आज इनको बुलाने का मकसद ये है, ऑल्दो ये CSS ऑफिसर नहीं है, लेकिन आप जब कोई ऑफिसर बनेंगे, जब आप किसी सीट पे बैठेंगे तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो आपके साथ मिलके काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम अक्सर ऐसा होता है कि हम डिस्करेज कर रहे होते हैं, रादर देन हम इनकरेज करें, हम उनको लॉज में, प्रोसीजर्स में फंसा देते हैं। उससे ये होता है कि जो स्पिरिट होती है वो ख़त्म हो जाती है और इंसान जो है थक हारने लग जाता है। इनकी हिम्मत थी कि ये हारे नहीं, लेकिन आई एम श्योर ये जब आपको अपनी जर्नी बताएंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ कहाँ इनको मुसीबतें आई, मुश्किलें आई, सिर्फ गवर्नमेंट की लेथार्जी की वजह से
उनकी सैडिज़म की वजह से या किसी भी काम को पॉलिसीज़ और रेड टेपिज़म के अंदर इन्वॉल्व करके ज़ीरो करने की वजह से। ये सारा आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे इनको मुश्किलात आई और क्या क्या चीज़ें वो हैं जो जब आप ऑफिसर बन जाएं वो आप ना करें। प्लस हम इनसे ये भी चाहेंगे कि अपनी जर्नी आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत छोटे लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया और ये अभी सिर्फ ये नहीं कि ये सोशल वर्क कर रहे हैं, बल्कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। इनकी जो चीज़ें होती हैं वो ट्रेंड बन जाती हैं और बहुत सारे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के तहत ये इंसाफ भी पहुँचाते हैं। तो हाउ ही सीज द गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम तो गवर्नमेंट के अंदर है, हम तो शायद आपको शायद गवर्नमेंट की सारी अच्छी बातें बताएं, लेकिन ये आपको बाहर से बैठ के गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इनका लाइजन होता है, ये आपको बताएंगे कि कहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट के मामलात अगर थोड़े से हम कंपैशन दिखा दें एज एन ऑफिसर तो कितने बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवर टू यू ज़फ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने टाइम निकाला, आपका बिजी शेड्यूल है। और हमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इनको फ्रेड हॉल नहीं बुलाया है, इनको यहाँ बुला लिया है। नहीं सर, वहाँ वाले कहते हैं कि मतलब यहाँ वाले कह रहे हैं कि हाजिम साहब को नहीं बुलाया है। तो हम कोशिश करेंगे सबको मिक्स एंड मैच करके चलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि फ्रेड हॉल में भी एक सेशन आप करें। सर मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारा सरकारी अफसरान से कैसे वास्ता पड़ता है और क्या कुछ होता है मैं बाद में बताऊँगा। सिलसिला जो हमने शुरू किया, जब मैंने आँख खोली तो मेरा घर जो था वो ईदी सेंटर के बराबर में था। ईदी सेंटर के बराबर में घर था, फेडरल एरिया ब्लॉक 20 में। तो हम देखते थे खौफ की अलामत थी, लोग डराते रहते थे कि नहीं यहाँ पर तो अंदर शायद पागल रहते हैं। पागल खाना वहाँ मशहूर था, लफ्ज़ उसका पागल खाना ही नाम कराची में मशहूर था। अच्छा, फिर ये फ़लाँ जगह है, यहाँ जानवर कटते हैं, ऐसे वैसे एक समाजियात की शक्ल लोगों ने एक ड्रॉनी बनाई हुई थी। हालांकि किसी के घर में भी अगर कोई शख्स पागल हो जाए, बिलफर्ज मेरा सगा बाप अगर पागल हो जाता है और किसी भी वजह से पागल हो गया, जिसने हमें पैदा किया, नाम दिया, शनाख्त दी, तालीम दी, पैसा दिया, घर दिया, गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर वो पागल हो जाता है, अपने कपड़े फाड़ रहा है, बहू के कपड़े फाड़ रहा है, अपने नवासे को उठा के छत से नीचे फेंक रहा है, तो हम कितनी देर घर में रखेंगे? हम मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रखेंगे। हम उठा के उसको कहाँ लेके जाएंगे? वाइद सेंटर है कराची में, ईदी सेंटर लेके जाएंगे। और ईदी सेंटर वो वाइद सेंटर है जो बगैर कोई रुपया पैसा लिए आपके वालिद को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में सही करके आपके हवाले फ्री में कर देंगे। एक समाजियात की कराची में ये तस्वीर है। दूसरी समाजियात की ये तस्वीर है कि अगर आपके घर में किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम हो गई, आप किसी सेंटर में लेके जाते हैं, बिलफर्ज कोई बच्चा है, नशे का आदी है, आप उसको लेके जाते हैं किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में कि भाई इसका इलाज करना है, वो कहेंगे वेलकम। वो भी समाजी इदारा है। वो बच्चे को ले लेंगे और बोलेंगे जी हफ्ते के 20,000 रुपये इसकी फ़ीस है। ये मैं 100% श्योर बात कर रहा हूँ, मिनिमम 20,000 रुपये फ़ीस है। बेवा माँ जिसका बच्चा किसी भी वजह से, मकान के रेंट की वजह से डिप्रेशन में आ गया, बहन की शादी की वजह से डिप्रेशन में आ गया, कोई भी वजह थी डिप्रेशन में आ गया और अब वो नशे में लग चुका है और वो घर में जेवर चोरी कर रहा है, उसके लिए बहन का जेवर 3,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि 3,000 में उसकी खुराक आनी है। अब माँ ने उसको घर से निकालना था, उसको लाके एडमिशन कराया, 20,000 रुपये हफ्ते का दे रही है, 80,000 रुपये महीना दे रही है। 6 महीने बाद बच्चे को घर लेके आती है, तीसरे दिन बच्चा दोबारा चोरी करेगा, क्योंकि इदारों का इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका इंटरेस्ट इसलिए नहीं है, उनको उस बच्चे के थ्रू 80,000 रुपये महीना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। हम एम्बुलेंस सर्विस चलाना शुरू करें शहर के अंदर, औरत बोल रही है भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के, आप मशीन पे डायलिसिस मशीन पे लेटने में घंटों लग गया, तो उसके पैसे मैं कहाँ से दूंगी 8,000? तो ड्राइवर घर चला जा रहा है। अस्पताल के अंदर किसी बाप भाई किसी की मैयत रिलीज़ करानी है, तो जी आप सोने की चूड़ियाँ रखवाइए, आप सोने के टॉप्स रखवाइए, वहीं चेक हो रहा है, घिस के देख रहे हैं सोना असली है कि नकली है। जिन लोगों के साथ हुआ है, ये सारी समाजियात की शक्लें हैं। हमने जब 2010 में काम शुरू किया, हमने इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ जहाद किया। हमने बोला हम किसी भी मुसीबत ज़दा से परेशान हाल से 2010 के सैलाब में हम नहीं पूछेंगे। हमने सिंध के सैलाब में देखा कि सवाल हो रहा था बहुत सारी जगहों पे कि यार ये बस्ती हिंदुओं की और ये बस्ती मुसलमानों की है। हमने बोला हम सवाल नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि अगर ज़लज़ला आ जाए और एक पिलर के नीचे 2 लोग दबे हुए हैं और हम पिलर उठा के ये सवाल करें कि तुम में से मुस्लिम कौन है, और जो बोले मुस्लिम है उसको तो निकाल लें, बाकी दूसरे को ना निकालें। ये हमारे लिए समाजियात की तस्वीर नहीं है। तो फिर इसी के लिए हमने पहले दिन से एक आवाज़ लगाना शुरू की कि भाई समाजियात का जो आईन पाकिस्तान हमें कानून बताता है, जिसके ऊपर हम साइन करके समाजियात NGO अपनी रजिस्टर्ड कराते हैं कि हम बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक, इंसानियती खिदमत करेंगे। हमने पहले दिन से वो बोलना शुरू किया और ये बोलना बहुत मुश्किल काम था, ये कोई भी नहीं बोल सकता। लाजमी बात है जब आप ये बात बोलते हैं कि हम बिला तफरीक काम करेंगे, तो सबसे पहले आपकी कम्युनिटी का डोनर आपसे पैसा खींच लेता है। आपकी कम्युनिटी का डोनर बोलता है अच्छा तुम सिर्फ उर्दू बोलने वालों के लिए काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ पंजाबी बोलने वालों के लिए काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ शिया के लिए काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ सुन्नी के लिए काम नहीं करोगे, तो मेरा पैसा तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये लाइन जो है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये लाइन नुकसानदेह।
लेकिन हमने इस लाइन का इंतखाब किया और पहले दिन से हमारी ये लाइन है और ये मौक़िफ़ है। और हमने फ़ेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त किया था जिस वक्त लोग फ़ेसबुक का इस्तेमाल नहीं जानते थे, जिस वक्त पाकिस्तान में कम से कम लोगों को नहीं पता था फ़ेसबुक लाइव क्या होता है, जिस वक्त लोगों को नहीं मालूम था शॉर्ट वीडियोस क्या होती हैं। 2010 में हमने अपने इदारे की बुनियाद रखी थी सैलाब से, और खुदा का करना ऐसा हुआ है कि हम मुसलसल ये जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। कोविड में हमने तकरीबन अरबों रुपए का राशन बांटा, रोज़ाना 35,000 बोरे राशन बमाए डिटेल कि इस मिल से इतना आटा लिया, ये लिया, वो लिया, सारे समाजी काम तो हम करते गए। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ। आप लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे शहर का एक बेटा ताहा सलीम साहब डीसी मुंतखब होते हैं। अच्छा, डीसी जिस तरह ताहा साहब ये सब कर रहे हैं ऐसा होता नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं होता। डीसी अगर आप कराची से बाहर निकलेंगे, ये तो कराची है कि जहाँ पर 4, 5, 6, 7 डीसी आपको नज़र आते हैं। लाहौर चले जाएँ, पूरे लाहौर का एक डीसी होगा, ऐसे ही सर। और डीसी का मतलब बादशाह होता है, मतलब वज़ीर आला भी डीसी को इस तरह लेकर चल रहा होता है अपने साथ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कराची में भी जितने डीसी से आप देखेंगे, डीसी के पास ना डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ना डीसी से आप तेज़ आवाज़ में बात कर सकते हैं। डीसी डीसी होता है, डीसी एक तरह से बादशाह ही होता है। ये तो ताहा साहब ने इतना डाउन टू अर्थ होकर काम कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। इससे आवाम को कैसे फ़ायदा पहुँच रहा है। ताहा साहब डीजी पार्क थे, हमने दस्तरखान कराची में लगा रहे थे। हम ताहा साहब के पास गए, हमने बोला सर हम सोराब बूट पे एक दस्तरखान लगाना चाह रहे हैं। तो हमने अपनी टून में बात की, ताहा साहब ने अपनी टून में बात की। ताहा साहब ने कहा आप अपनी औकात में आओ, हल्के बात करो, मैं एक सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, मुझे वाकई नहीं पता था कि सेक्रेटरी के क्या प्रोटोकॉल होते हैं। बातचीत हुई, इन दी एंड ताहा साहब ने इजाज़त दे दी, ना सिर्फ इजाज़त दी, एनओसी भी दी। ये लो, ताहा साहब से पहली बार तारुफ इस तरह से हुआ। उसके बाद ताहा साहब हमारे इलाके के डीसी बन के आ गए। हमारे आपके घर में किसी को भी डायलिसिस की ज़रूरत होती है, किसी को भी, सबसे पहली बात अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा तो जब तक कब्र में नहीं जाएंगे, ये अल्फाज तो अच्छा नहीं है, लेकिन जिस दिन तक कब्र में नहीं जाएंगे 48 घंटे में से 4 घंटे आपको मशीन पे लेटना है। 44 घंटे आप आज़ाद हैं, लेकिन 4 घंटे आपको मशीन पे लेटना है। अफसोस ये है कि हमारे पास कराची के अंदर एक डायलिसिस सेंटर है, जिसके अंदर जो बड़ा डायलिसिस सेंटर है वो है SIUT, और जिसके डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अदीबुल हसन। पाकिस्तान में उनसे बड़ा इस वक्त कोई भी हीरो नहीं है। जिस शख्स ने अरबों रुपए के, खरबों रुपए के ट्रांसप्लांट, खरबों रुपए के किडनी ट्रांसप्लांट अब तक फ्री में कर दिए हैं, फ्री में, 1 रुपया नहीं लिया। PTV पे एक ट्रांसमिशन आती थी रात 12 बजे, वो सेलिब्रिटीज़ को बैठाते थे सवाल जवाब करने के लिए, और पूरे पाकिस्तान को ऑफ़र होती थी आप फ्री में कॉलें करें ऑनलाइन। तो डॉक्टर अदीबुल हसन को जिस दिन बैठाया गया PTV पे रात 12 बजे, वो ट्रांसमिशन 1 बजे ख़त्म होती थी। जिस दिन डॉक्टर अदीबुल हसन को बैठाया गया उस दिन वो ट्रांसमिशन सुबह 7 बजे ख़त्म हुई। हर फ़ोन आ रहा था और लोग सिर्फ रो रहे थे कि मेरी माँ मरने वाली थी, मेरे पास 55 लाख रुपए नहीं थे, डॉक्टर साहब ने फ्री में ट्रांसप्लांट किया, फ्री में ट्रांसप्लांट किया, फ्री में ट्रांसप्लांट किया। अब ट्रांसप्लांट तो फ्री में हो रहा है, लेकिन वहाँ पर लोड कितना है? वहाँ पूरे बलूचिस्तान का लोड है, पूरे सिंध का लोड है। फेडरल एरिया में मैं रहता हूँ, मेरी वालदा को अगर किडनी डायलिसिस करवाना है तो मेरी वालदा जब जाएंगी तो नहीं पता 2 घंटे वेट करना पड़े, 4 घंटे वेट करना पड़े, 6 घंटे वेट करना पड़े, क्योंकि बलूचिस्तान से जो शख्स आया है चमन से, वो पूरी ज़िंदगी यहीं रहेगा फुटपाथ के ऊपर, क्योंकि हर एक दिन बाद उसके बच्चे का डायलिसिस है। घर में ताला लगा के आया, होटल इसलिए नहीं ले सकता कि 3000 रुपये का होटल है एक दिन का, वो होटल भी ऐसा है जहाँ उसकी बीवी महफूज नहीं है। तो अब वो वहीं फुटपाथ पे कहीं आगे पीछे किसी मस्जिद के चबूतरे पे कहीं झाड़ियों में सोते रहेंगे। इसी तरह जो बेचारा पूरे सिंध में कहीं से भी आया गरीब, वो भी वहीं पर ही है। अब उनका नंबर भी लगना है। कराची के आबादी तकरीबन लगभग, जो मेरा अपना अंदाजा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ के जो गुर्दे के मरीज़ हैं, पाकिस्तान में ओवरऑल 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज़ हैं। अब मेरी वालदा का नंबर जो आया वो आया बिलफर्ड्स 6 घंटे बाद। 6 घंटे में जिस लोहे की स्ट्रेचर पे वो लेटी हुई हैं, वो कितनी अजियतनाक है। आप में से कोई सेहतमंद आदमी, मैं अगर आपसे बोलूँ JDC की छोटी सी एम्बुलेंस जो आयरूफ गाड़ी में उस पर लेट जाए, ईदी छिपा, आप लेटेंगे? कभी भी नहीं लेटेंगे। उस एम्बुलेंस में उसको लेटे रहना है जिसके ऊपर किसी भी जख्मी को जब शिफ्ट किया जाता है तो उसका खून बस एक बार पानी का प्रेशर मार दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी आपको उस पर हर तरह की खुशबू भी आ रही है, ना आप करवट बदल सकती हैं उसके ऊपर अगर आप थोड़ी हेल्दी हैं, ना आप बैठ सकती हैं, बैठेंगी सर टकराएगा, करवट लेंगी तो गिर जाएंगी नीचे, शीशा खोलेंगी तो धुआं और बदबू बाहर से आएगी। AC होता नहीं उस एम्बुलेंस में। एक ज़िल्लत थी, एक मुसीबत थी। हमारे यहाँ जैसे कोई गुर्दे का मरीज़ बनता है, हम उसको खुद बता देते हैं कि भाई हमारा कहा सुना माफ़ कर देना, क्योंकि अब तुम्हारा सफ़र मौत की जानिब शुरू हो चुका है। जबकि पूरी दुनिया में गुर्दे का मरीज़ 30 साल डायलिसिस जो कराता है 30-35 साल जिंदा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मालूम किया ऐसा क्यों हो रहा है। मालूम है ऐसा इसलिए हो रहा है, डायलिसिस 4 घंटे का होगा तो मरीज़ जिएगा इतने साल, नहीं तो भी जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका 2 घंटे कर दें, क्योंकि लोड ज़्यादा है तो टाइम तो पूरा कर लेगा, लेकिन 1-1.5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। हम ये सारी बातें लेकर पहुँचे ताहा सलीम साहब के पास। हमने बोला हमने एक प्लान बनाया है। अच्छा, हमें 99% यकीन था हम इस प्लान में फ़ेल होंगे। हम सर के पास पहुँचे, हमने जाके बोला सर हमने प्लान बनाया है, अगर आप इसमें हमें सपोर्ट करते हैं और हमें किसी भी अपनी बंद डिस्पेंसरी, जो गोश्त डिस्पेंसरी होती है जिसके ऊपर तनख्वाहें तो जारी होती हैं लेकिन वहाँ स्टाफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती,
अगर आप हमें कोई जगह देते हैं तो हम अपना पहला सेंटर खोलने का इरादा रखते हैं। और ऐसे 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 सारा प्रोसेस शुरू हुआ, वही सरकारी मामलात थे और होते 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 1 साल का प्रोसेस चला था पहले वाले में शायद, है ना सर। 1 साल बाद हमें लियाकताबाद वाली जगह मिली, हमने वहाँ काम शुरू किया, मुख्तलिफ सरकारी हडल्स आती रही, हम सर को बताते रहे, सर उसको हल करते रहे। इन दी एंड लियाकताबाद मेन रोड डाखाने के ऊपर हमने पहला फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया। मशीनें कौन सी लगाई? हमने मशीनें लगाई फिरजीनियस की। फिरजीनियस क्या है? फिरजीनियस वो मशीन होती है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी माँ बाप भाई बेटा अगर किसी मशीन पर लेटना चाहेगा डायलिसिस में, फिरजीनियस है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डायलिसिस में, खर्चा बचाने के लिए 500-400 रुपये का खर्चा बचाने के लिए डायलाइज़र एक इतने बड़ा होता है, जिस्म का जो जितना भी जरासीम होते हैं वो 300 लीटर पानी उसको नाली में बहा देता है डायलिसिस के दौरान। तो वो जिसके अंदर खून घूमता है वो डायलाइज़र होता है। उस डायलाइज़र को रीयूज़ किया जाता है ताकि कॉस्ट सेव हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो स्टाफ होता है, टेक्नीशियन जो होते हैं, उनकी तनख्वाह होती है 18,000 20,000। डायलाइज़र रखा हुआ है बिलफर्ड ज़फ़र अब्बास का और लग गया ज़फ़र अब्बास खान का डायलाइज़र, तो गए थे डायलिसिस कराने, मरे एड्स में। डायलिसिस में हेपेटाइटिस बी और सी भी बहुत स्पीड में फैलता है अगर ज़रा सी गलती हो जाए। हमने क्या किया, हमने वो कॉस्ट बढ़ा लेंगे, हम कोई भी चीज़ रीयूज़ नहीं करेंगे। हमने फिरजीनियस कंपनी की मशीनें लगाई, फिरजीनियस कंपनी का डायलाइज़र लगाया। इस वक्त ये पोजीशन है कि पहला वाला डायलिसिस सेंटर चल रहा है हमारा 24 घंटे, फिर उसके बाद हमने सर से दूसरा मांगा, समनाबाद में इन्होंने दिया, वो चल रहा है। उसके बाद हमने इनसे तीसरा मांगा नॉर्थ अहमदाबाद में, वो दिया सर ने, वो चल रहा है। फिर उसके बाद हमने सर से प्लान डिस्कस किया कि सर यहाँ पर जो ई कॉमर्स के कोर्सेज़ हैं वो मार्केट में 1.5 लाख 2 लाख के हो रहे हैं, अगर एक जगह है हमने इनको दिखाई, अगर ये हमें मिल जाए तो हम IT सिटी के नाम से बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराएंगे। कम से कम जो लोग हौसला रखते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सीख लेंगे तो घर बैठे $200-400 कमा लेंगे। सर ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारे साथ इसके अंदर जुड़े, साथ दिया और वो जगह हमें दी IT सिटी के नाम से। 3.25 लाख बच्चों को एडमिशन दिया, तकरीबन 33,000 बच्चे वहाँ से पढ़ के निकल चुके। और जो बच्चे $400-500 कमा रहे हैं उनको हमने बुला के गवर्नर हाउस में सबको डेल कंपनी के नए लैपटॉप भी गिफ्ट किए ताकि उनको और हौसला और हिम्मत मिले। उसके बाद हमने सर से बोला कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम है, कराची में डेली 1600 लोग मरते हैं। अब 1600 लोगों के अंदर लाजमी बात है बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी मैयतें फौरी तदफीन हो जाती हैं, बहुत सारों के बच्चे बाहर हैं, बहुत सारों के कुछ मामलात होते हैं, कोई लीगल मामलात हैं, या बिलफर्स इंतकाल रात को 2 बजे हुआ है, तदफीन ज़ोहर में होनी है, तो मैयत कहाँ रखेंगे। हमारे पास कराची में मुर्दा खाना तो मौजूद है, ईदी का मुर्दा खाना है और वही कराची का पूरा लोड संभाला हुआ है, कम से कम भी जब से पाकिस्तान बना तब से। ईदी की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ईदी के किसी भी काम के अंदर आपसे पैसा प्रेशर दे के लिया ही नहीं जाता। तकरीबन चीज़ें उनकी फ्री हैं और अगर होता भी है तो 100-50 रुपये शायद किसी चीज़ का होता है, वरना तकरीबन काम उनका फ्री है। हम जो भी काम करते हैं हम ईदी सेंटर को फॉलो करते हैं, ईदी साहब की लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं और उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे चल रहे हैं। इसीलिए हम किसी भी बड़े से बड़े प्रोपेगेंडे से ना घबराते हैं, ना हम कभी उन चीज़ों के प्रेशर में आते हैं और हम अपनी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट लेके चल रहे हैं। अब मसला ये कि मैंने अपने वालिद की मैयत रखवाई बिलफर्स, और मैयत रखवाने के बाद मैं मैयत लेने गया अगले दिन, तो उन्होंने कहा जाए ले लें मैयत। अब मैं कैसे पहचानूं मेरे बाप की मैयत कौन सी? मैंने तो यहाँ रखवाई थी स्ट्रेचर, और वो एक हॉल है खाली, दरवाज़ा खुला तो वो जो लाजमी बात है जो अंदर ताफुन है वो आया। तो वही 50 साल से मशीन चल रही है ना, वो जो बॉडीज़, उसमें कोई सड़ी हुई मैयत भी हो सकती है, कोई 8 दिन पुरानी मैयत भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंटल बॉडी भी हो सकती है। वो ताफुन आया और लाजमी बात चले मैंने वो ताफुन बर्दाश्त किया। उसके बाद दूसरी चीज़ शिनाख्त कैसे करूँ? हर मैयत के ऊपर तो कपड़ा डाला हुआ है। तो अब मैंने 300 मैयतों का कफन हटाना है, मैंने 300 मैयतों का हिम्मत करके कफन हटाया, तो मेरे बाप की मैयत वहाँ मिली, मैंने उसको शिनाख्त करके बाहर निकाल लिया। गुस्ल कराना है, ज़ोहर के टाइम पे नमाज़ जनाजा है, तो लाजमी बात है ज़ोहर के लिए जो 40 आदमी मुझसे पहले खड़े हैं वो गुस्ल खाना एक, और सब शोर कर रहे हैं जल्दी, ऐसे ही है सर, जल्दी 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 जल्दी, ये सारा प्रोसेस हमने देखा। और ये उनका एहसान है ईदी साहब का कि इतने बड़े शहर में जहाँ किसी ने सोचा ही नहीं, जो पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू देता है, किसी बिल्डर ने, किसी बिजनेसमैन ने, किसी ने नहीं सोचा, वो ईदी साहब ने किया। लेकिन हमने बोला इसको जिद्दत की तरफ लेकर जाते हैं और एक ऐसा मुर्दा खाना बनाते हैं जिसके अंदर हर मैयत का अलग बॉक्स हो, चाहे वो जहाज़ का हादसा हो, नॉर्मल इंतकाल हो, और 1 रुपया भी चार्ज ना हो। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर वर्किंग की, सर को जगह दिखाई, वो जगह जैसे तैसे अप्रूव हुई, कमाल है वो भी एक बहुत बड़ा, और उसके बाद उसकी जो भी पेमेंट वगैरह थी वो हमने गवर्नमेंट को पे की और वो सब मामलात हल हुए। अब इस वक्त वो मुर्दा खाना रेडी हो चुका है, PMT का इंतजार है, PMT लगेगा, पब्लिक के लिए खोल जाएगा। देखिए मरना कितना मुश्किल है। सबसे पहले जिस किसी के यहाँ भी इंतकाल होता है, अगर आप लोग पैसे वाले हैं उनको कोई मुश्किल नहीं है, अगर पैसे वाले नहीं है तो 2-2.5 लाख 4 लाख 5 लाख का मखरूज हो जाता है एक आम आदमी मैयत रिलीज़ कराने में। फिर उसके बाद मैयत का गुस्ल कफन तकरीबन 5-7 हज़ार रुपये, मैयत रखवाने का 10,000 रुपये, मैयत बस का 15,000 रुपये, कबर 25,000 रुपये की, अगर कबर 1 साल वाली है।
और अगर कब्र किसी मजबूत जगह पर आपकी है जो रहेगी तकरीबन 5-10 साल 15 साल, तो वो कब्र 50,000 रुपये की कब्र है। ये एक लंबा प्रोसेस है। हमने क्या किया, हमने मुर्दा खाना फ्री कर दिया, हमने मैयत बस हीनो कंपनी से 4-4 करोड़ रुपए की खरीदी, उसका नाम ही फ्री मैयत बस रख दिया। हमने वहाँ पर गुस्ल फ्री कर दिया, कफन फ्री कर दिया, मैयत किसी और शहर जाएगी, कोफिन बॉक्स 2 करोड़ रुपए की लकड़ी उतार दी है, फ्री में कोफिन बॉक्स बनेगा, किसी ने 1 रुपया नहीं देना वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से कब्रिस्तान जाएंगे। हमने सिंध गवर्नमेंट से जगह ली है, 40 साल बाद पहली ज़मीन सिंध गवर्नमेंट ने किसी को दी है कब्रिस्तान के लिए। आखिरी ज़मीन दी थी इन्होंने मवाज कोट में, उस कब्रिस्तान को भी भरे हुए 40 साल हो चुका है। यासीनाबाद कब्रिस्तान हो, सखी हसन कब्रिस्तान हो, इन सब को भरे हुए 40 साल से ऊपर हो चुका। कराची में 40 साल हो गया, कोई ज़मीन नहीं मिली थी। हमने उस कब्रिस्तान का नाम फ्री कब्रिस्तान रखा है। उसमें 11 सड़कें बन रही हैं, 166 ब्लॉक बन रहे हैं। हर ब्लॉक तक गाड़ी जाएगी। भाई किसी का बेटा मर गया, माँ बूढ़ी है, दादी जाना चाह रही, गाड़ी में जाएंगी हर ब्लॉक तक। इंतहाई जदीद कब्रिस्तान बन रहा है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन देखी जा सकती हैं। उस कब्रिस्तान की फैमिली बाहर है, वो तदफीन देख सकती है। ज़िंदगी में कभी भी चाहे उस डेट पे जाके क्लिक करेंगे, वो वीडियो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। ये सारा काम जो कुछ भी हो रहा है, इन तमाम मामलात के अंदर हमें सरकारी लोगों से बार बार मिलना पड़ता है। अभी मैं जब अंदर दाखिल हुआ हूँ तो मैंने ताज साहब से बोला कि हमारी एक 500 मिलियन की ग्रांट है, फला सेक्रेटरी की टेबल पे पड़ी हुई है। अगर 500 मिलियन की ग्रांट हमें मिल जाती है तो हमारे 6 महीने 5 महीने सुकून से गुजर सकते हैं इदारे के, हमें किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। डायलिसिस सेंटर का, एक सेंटर का खर्चा महीने का था 55 लाख रुपये, डॉलर 300 रुपये का हुआ, खर्चा हो गया 1 करोड़ 10 लाख का। हम जिस किसी पाकिस्तानी डोनर से बात करते हैं वो बोलता है मेरे 13,000 स्टाफ की 3 महीने की तनख्वाह है, मैंने 200 एकड़ ज़मीन बेच दी है। ज़फ़र, मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ। आप पाकिस्तानी किसी भी बिजनेसमैन को इस वक्त फ़ोन करें कि डोनेशन, तो वो अगली बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है ज़फ़र सब खत्म। इस वक्त ये पोजीशन है। इस वक्त बाहर से अगर डोनेशन की बात करते हैं तो कितना जोर डालेंगे बाहर वालों के ऊपर। हमारे साथ प्रॉब्लम ये 13 सेंटरों का, अगर 12 सेंटरों का मैं सिर्फ डायलिसिस का बताऊँ तो 16 करोड़ रुपये तो फिक्स चाहिए ही चाहिए, फिक्स। हमने भी इस वक्त दुनिया की सबसे लेटेस्ट मशीन लगाई है, TLA प्लांट नुमाइश चौरंगी पे, जिसकी मालियत 8 अरब रुपये। वो प्लांट लाके पाकिस्तान में लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है, अगर आप प्राइवेट अस्पताल खोलेंगे तो आप 2 चीज़ों पर कमाएंगे, एक है लैब और दूसरा है मेडिसिन। एक बड़े अस्पताल का सिर्फ लैब का प्रॉफिट जो है वो 21 अरब रुपये सालाना है। अंदाज़ा लगाएं। क्यों? डॉक्टर की फ़ीस क्या होगी, बड़े से बड़ा सर्जन आएगा, बिल में लिखा जाएगा 5,000 रुपये विजिट, लेकिन वो दिन में 40 टेस्ट हो रहे हैं, उसकी फ़ीस अगर देखी जाए तो वो मरीज़ का टोटल काम वो लगाती है। हमने फ्री लैब बना दी है, महंगे से महंगा टेस्ट, कैंसर का टेस्ट, ब्लड कैंसर का टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट 7 दिनों में आती थी वो 3 मिनट में आएगी। रिपोर्ट आपका टेस्ट कर रहा है, उसको सिर्फ मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका 1 महीने का खर्चा 15 करोड़ रुपये। मैं डोनर्स फाइनल कर रहा हूँ और इस पर पाकिस्तान के डोनर्स की हालत में आपको बता चुका हूँ। मैंने अंदर घुसते ही सर से बोला, सर फला सेक्रेटरी की टेबलें पड़ा हुआ, क्या होगा, इसका क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए, किसको अप्रोच करें, किससे पर्ची लगवाएं। कि मैटर सिर्फ इतना से, अगर अच्छे लोग इन इदारों में पहुँचेंगे, अच्छे लोग तालीम के इदारों में पहुँचेंगे, अच्छे लोग दीगर कहीं पर भी पहुँचेंगे, तो ये काम बहुत बेहतर हो सकता है। मैंने सर से जाकर रब्ता किया, मैंने बोला सर हम चाहते हैं जिस तरह एक अमीर का बच्चा कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ता है या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, वैसे ही हम अपने शहर के बच्चों को एक स्कूल बना के दें। सर ने हमें 2 स्कूल दिए, एक का नाम चौधरी रहमत अली था, एक का नाम इब्राहिम अली भाई स्कूल था। हमने दोनों स्कूल दोनों की दीवारें मिली हुई थी, हमने दोनों की दीवार गिरा के हाउस ऑफ एजुकेशन के नाम से स्कूल बनाया। फिर हमें एक और हडल पेश आई, हमने कहा वहाँ जो टीचर्स हैं वो तो हमें पढ़ाने ही नहीं देंगे। भाई वो किसी सेक्टर इंचार्ज की बहन है, वो किसी फलां की जानने वाली हैं, वो मेरी बात क्यों सुनेंगी। बोलेंगे मैं तो 30 साल से इस स्कूल में बैठी हुई हूँ और वो मैं हर साल सर्दियों के महीने में 12 स्वेटर सिल लेती हूँ क्लास में बैठ के, और फलाना ढिमाका, और मैं खुद सरकारी स्कूल को पढ़ा हूँ, मैं इसलिए बेहतर मिजाज समझता था। मैंने सर को लेटर लिखा, सर टीचरों का भी तबादला होना चाहिए और यहाँ पे हमें टीचर वीचर कुछ नहीं चाहिए, हम खुद टीचर अपॉइंट करेंगे। उसमें भी सर ने आसानी की, वहाँ से टीचर हट गए। आप सबको दावत है, आप लोग आएँ विजिट करेंगे, बिल्कुल फेडरल एरिया में स्कूल है, हाउस ऑफ एजुकेशन के नाम से। स्विमिंग पूल बन चुका है वहाँ पर, जिम्नाजियम बन रहा है, इंटरनेशनल कंपनी रोबोटिक लैब बना रही है, साइंस की लैब IT लैब डेल वाले बना रहे हैं। तमाम क्लासों के अंदर जो बोर्ड भी लगा हुआ है, सजाद बोर्ड को क्या बोलते हैं भाई, हैं हैं हाँ, इंटरेक्टिव बोर्ड बोलते हैं उसको। मतलब जो कुछ भी बच्चा इस बोर्ड पे लिख रहा होगा सर, वो उसकी वालिदा के मोबाइल में पहुंच रहा होगा कि उस बच्चे ने क्या लिखा है। 2.5 लाख रुपए का बोर्ड है। उसके अलावा हर क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हर क्लास को 25 बच्चों से ऊपर नहीं जाने दिया है। क्यों 25 बच्चों से ऊपर नहीं जाने दिया? क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हर बच्चे के ऊपर हमारा 19,000 रुपये खर्चा आ रहा है, एक बच्चे पे महीने का। हम किसी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। टीचर जितने भी रखे हैं बीकन हाउस के रखे हैं, प्रिंसिपल बीकन हाउस के। मैंने प्रिंसिपल का पहला इंटरव्यू 5 अगस्त को जारी कर दिया है, उनका टाइम पूरा हो गया था वहाँ का। लाखों रुपए, आपकी सोच होगी 1-2 लाख नहीं, इससे भी ज़्यादा में प्रिंसिपल हायर की गई हैं, टीचर्स हायर किए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जिन स्कूलों से हम पढ़ के निकले हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों,
उनका मैट्रिक का बच्चा और जो दीगर बड़े स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप यकीन जाने, हमने जिस दिन इंटरव्यू की डेट रखी थी फॉर्म जमा कराने की, 10,000 वालिदैन फॉर्म लेकर आए थे, जिसमें से पहले 2,000 को फॉर्म दिया गया और उसमें से अब इंटरव्यू हो रहे हैं फैमिलीज़ के। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि बाप जो है वो चने का ठेला लगाता है, माँ जो है घर में बर्तन धोती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि बाप ड्रग यूज़र तो नहीं है, माँ जो है वो कोई ड्रग यूज़र तो नहीं है, कि हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो रही हो। हम सिर्फ इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके अंदर भी जितनी प्रोग्रेस हुई है, आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि एक डिप्टी कमिश्नर के आने से, एक मजबूत आदमी के आने से, सिर्फ एक फेडरल एरिया के अंदर या एक सेंट्रल के अंदर लियाकताबाद डायलिसिस सेंटर, नॉर्थ नाज़ाबाद डायलिसिस सेंटर, उसके अलावा समनाबाद डायलिसिस सेंटर, IT सिटी, उसके बाद अल्लाह भला करे मुर्दा खाना, उसके बाद स्कूल, उसके बाद दस्तरखान। ये एक इलाके की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और JDC के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, JDC भीख नहीं मांगती। आप हमारे किसी भी प्रोग्राम में आ जाएं, ना आपको वहाँ पर स्टिकर नज़र आएगा भीख का, ना खैरात का, ना इमदाद का, ना हम यतीम की तस्वीर बेचते हैं, ना बुज़ुर्ग की तस्वीर बेचते हैं। हम, आप यकीन करें, बहुत सारे ऐसे फलाहिद आ रहे हैं, वो मॉर्निंग शोज़ में आते हैं, जी आज ये बच्चा उसको मिलेगा जिसकी औलाद नहीं हुई है, और उसके बाद उस बच्चे के नाम पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं 1,30,00,000। अगर महीने में 100 बच्चे लोगों को दे दिए तो 1.5-2 अरब रुपए की उनकी कमाई हो गई। तो मैटर ये है कि हमारी लाइन ऑफ एक्शन बहुत चेंज है। लेकिन ये लाइन किस वक्त आसान हो सकती है, जिस तरह के हालात हैं, कि अगर हमारा वास्ता अच्छे सरकारी अफसरान से हो जाएगा, ये ऐसे लोग मिलते चले जाएंगे तो मामला चलेंगे। अगर इनकी जगह कोई और अफसर होता, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, ना यहाँ मुर्दा खाना होता, ना यहाँ पर IT सेंटर होता, ना यहाँ पर स्कूल होता, ना यहाँ पर डायलिसिस सेंटर होते। स्टिल लियाकताबाद की जो किसी की माँ है गुर्दे की मरीज़, वो SIUT जाती, घंटों स्ट्रेचर पे लेटी रहती, 2 घंटे का डायलिसिस होता, वापस आती। हमारे सेंटर को 2 साल हो चुके हैं, वो 1.5 साल में मर चुकी होती। अभी वो कंफर्म 30 साल ना सही 15 साल तो कंफर्म जिंदा रहेगी, तो फ्रिजीनियस पे लेट रही है, 4 घंटे का डायलिसिस है। हमारे यहाँ आने वाला मरीज़, उसके पेट में जो पानी होता है, जो 6 साल से पानी है उसके पेट में 18 लीटर, वो हम 5वें डायलिसिस में 0 कर देते हैं। कोई सांस वांस नहीं फूलती भाई उसकी, वो दौड़ भी रहा है, भाग भी रहा है। औरत है तो झाड़ू लगा रही है, घर में पोछा लगा रही है, मर्द है तो जॉब पे जा रहा है। क्यों? 2 घंटे के डायलिसिस में पेट का पानी कैसे निकलेगा? तो बात यह कि मामलात, मैं तो जितना शुक्रिया अदा करूँ सर ताज सलीम का, बहुत कम है कि हमने इन जैसे लोग देखे। नहीं तो हमारे दिमाग में भी DC की जो तस्वीर थी वो DC वाली थी, जैसे DC होते हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको चीफ सेक्रेटरी सिंध बनाए भाई, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है शहर में। आप लोग अगर इन जैसे लोगों को अपना आइडियल बनाएंगे, और ये जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही थोड़ी बना भाई। जहाँ बैठे हैं सिनेमा था, किसको नहीं पता? यहाँ पर नाच गाना फिल्में यही सब चलता था ना। इसको कन्वर्ट करने में किसका सरता का हाथ है? किस तरह से इसको खोला गया, किस तरह से इसकी शक्ल बनाई गई, इन अजीब से हॉलों को क्लासों में तब्दील करना, ये सब कमाल है बहुत बड़ा। यहाँ पर AC लगना, यहाँ लैपटॉप आना, ये बहुत बड़ा कमाल है। और यहाँ पर ये सब जारी रखने में भी सियासी मुश्किलात का बहुत बड़ा दखल है। मैं जानता हूँ बहुत सारी ऐसी कैंपेनें जो चलाई गई और बाद में फिर उनको आधे घंटे के अंदर रिमूव किया गया, क्योंकि एक मस्बत काम था। तो उन तंजीमों के बड़ों ने अपने लोगों को समझाया कि ये जेब नहीं देता, इसलिए खामोशी इख्तियार की जाए। मैं समझता हूँ अगर आप में से कोई भी इस हवाले से कोई सवाल करना चाहे मुझसे कर सकता है, मैं इसका जवाब दूंगा यहाँ पर। और बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, मैंने अपनी जर्नी सिर्फ वही बताई है जो एक शख्स से, एक सरकारी अफसर से कनेक्ट है। बाकी मैंने आपको अपनी डिटेल ज़्यादा बतानी मुनासिब नहीं समझी इस वक्त, क्योंकि मैं अपनी तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ जो लोगों के इल्म में है। और मैं एक और बात आपको छोटी सी बता दूँ, मैं जो भी वीडियोज़ डालता हूँ अपनी फेसबुक के ऊपर, इसका फेसबुक और यूट्यूब मुझे महाना जो है तकरीबन $50,000 से ऊपर फेसबुक और $50,000 से ऊपर यूट्यूब देता है, जिसकी अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो 1.5 करोड़ रुपए एक जगह से, 1.5 करोड़ रुपए एक जगह से मिलता है, जिसका 1 रुपया भी मैं नहीं लेता, वो इदारे को देता हूँ। और मैंने उसके अंदर बैंक अकाउंट भी इदारे का ही डाला हुआ है। तो ये जनरल बात थी जो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाह रहा था। अगर आप लोग कोई भी बात पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूँ। थैंक यू सर।